अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं आज हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा हो। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को शो करते हैं। तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपके पास जैसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की आपको जो है वो डिटेल गिवन है। किस तरह से, ये आपकी डेबिट साइड है और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो गिवन होंगे। क्रेडिट साइड पे आपके पास इनकम और सेल्स, कैपिटल वगैरह आ जाएंगे। नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे सारे हमारे पास कैश, अकाउंट्स, बिल, ऑफिस फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आपके क्या हैं, एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, प्रीपेड ऑफिस रेंट और जनरल एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है हमारे पास और परचेजेस हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। सेल सेलरीज हैं और सेल रिटर्न एंड अलाउंस एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि आपकी सेल को कम कर रहा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन का डाटा गिवन होता है और इस साइड पे आपके पास क्रेडिट साइड गिवन है और उसमें आपके पास जो है वो सेल्स, कमीशन और लाइबिलिटीज वगैरह आपको गिवन है। अब हम ये करेंगे इसमें कि यहाँ पे आपके पास सेल्स है, कमीशन है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, लाइबिलिटीज है और कैपिटल है। आपने इसको, इस ट्रायल बैलेंस को देखना है और यहाँ पे आपने इसकी एडजस्टमेंट डाटा को देखते हुए एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टिंग एंट्री बनाना। क्वेश्चन को मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा, आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसको किस तरह से बनाया जा रहा होता है। जैसे कि अब एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, फिर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट और फिर बैलेंस शीट का हम एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये सामने है एडजस्टिंग एंट्री का एक फॉर्मेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस और ये एडजस्टमेंट डाटा। ये एडजस्टमेंट डाटा ये उसी का जिक्र कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया, एडजस्टमेंट डाटा। ठीक है। एडजस्टमेंट डाटा में आपके पास जो भी चीज़ें गिवन होती है, जैसे प्रीपेड ऑफिस रेंट गिवन है। प्रीपेड आपको पता है क्या होता है, एसेट्स होता है। इसी तरह अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज, ये भी एसेट्स है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे ये कॉन्ट्रा एसेट है जो कि एसेट को कम कर रहा होता है। आउटस्टैंडिंग सेल सैलरीज हैं, ये आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है जो अप्रूव्ड है, आपको पे करने हैं। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है जो हमारे पास बच गई है, जो कि एसेट बन जाती है। तो इन सबको हम देखेंगे, एडजस्टिंग इनकी बनाएंगे। इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ऊपर प्रीपेड रेंट, यानी ट्रायल बैलेंस में भी अगर आपको रेंट गिवन है, जैसे कि इसके अंदर है, देखिए इसमें आपके पास रेंट भी गिवन होगा। ये प्रीपेड ऑफिस रेंट गिवन है और इधर भी ऑफिस रेंट गिवन है। तो हमने करना क्या होता है, अगर आपके पास प्रीपेड है और नीचे एडजस्टमेंट डाटा में भी प्रीपेड है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। दो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करें, उसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऊपर ट्रायल बैलेंस में ये गिवन था कि हमारे पास ट्रायल प्रीपेड रेंट जो है वो 10,000 है और जो है वो एडजस्टमेंट जो डाटा में लिखा हुआ है प्रीपेड के तौर पे ही, लेकिन लिखा हुआ है कि 8,000 रह गए। जैसे कि मैंने लिखा कि यहाँ पे हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज प्रीपेड 10,000 गिवन थी, नीचे आपके पास वही प्रीपेड 8,000 गिवन है। एडजस्टमेंट डाटा जो है वो समझे एक तरह से इस तरह से है कि ट्रायल बैलेंस समझे आपका ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशन है, जिसमें आपने सब रिकॉर्ड किया है। एडजस्टमेंट डाटा जो है वो एंड में होता है। एडजस्टमेंट डाटा का मतलब यही है कि ऐसा डाटा जिससे हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, और हम हर चीज़ एडजस्ट करने वाली जो होती है वो हमेशा हम आखिर में करते हैं। इसी तरह बिजनेस में भी हम आखिर में कर रहे हैं एडजस्टमेंट डाटा को। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा इसका,
प्रीपेड एडजस्टमेंट डाटा में उसको देखा कि वो कम हो गया है, इट मीन्स कि वो प्रीपेड आपका कन्वर्ट हो चुका है एक्सपेंस के तौर पे। अब हम इसको एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हम एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग भी डाली है कि प्रीपेड क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस। क्यों क्या एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो वजह ही यही है कि आपके पास जो प्रीपेड था उसके अंदर कमी आ गई है। इट मीन्स यानी आपका इस तरह से है कि आपने एक जगह एडवांस दिया हुआ था, लेकिन अब वहाँ पे आप रह चुके हो एक महीना, तो आपका एडवांस, और एक महीना रह चुके हो तो अब आपका एडवांस कम हो गया। इट मीन्स कि आपके एडवांस यानी असेट जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। एक चीज याद रखिएगा कि एडजस्टिंग एंट्री में हम कभी भी कैश की एंट्री नहीं बना रहे होते, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री के अंदर हम डाटा को एडजस्ट कर रहे होते हैं, एंट्री को एडजस्ट कर रहे होते हैं। जिन एंट्रीज के अंदर चेंज आ चुका होता है, जिन असेट्स के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर चेंज आ चुका होता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई करेक्शन होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी परचेजिंग या सेल हम इसके अंदर नहीं कर रहे होते, क्योंकि परचेज और सेल का काम हम सब जनरल एंट्री के अंदर कर चुके होते हैं। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास इसी तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि प्रीपेड सेलरीज भी मैंने आपके पास, और 15,000 वो 10,000 हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो इट मीन्स कि यदि आपकी सेलरीज कन्वर्ट हो चुकी है एक्सपेंस के अंदर, तो ये हमने माइनस करके यहाँ पे एंट्री बना दी, सेविंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सेविंग्स क्रेडिट। प्रीपेड को मैं क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रीपेड कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, और असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी तरह फिर हम एडवर्टाइजमेंट को भी देखेंगे, कम हो रहा है। इसी तरह इसके बाद फिर आ जाती है आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस भी आ जाती है, इंश्योरेंस भी लिखेंगे हम। उसके बाद फिर जो है वो ये सारी एंट्री एग्जाम्पल दी है मैंने इसकी, कि प्रीपेड कन्वर्ट हो रहा है एक्सपेंस में, जैसे कि रेंट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस कन्वर्ट हो रही है एक्सपेंस के अंदर, इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर। ऑफिस सप्लाईज है, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज प्रीपेड नहीं होती बल्कि सिर्फ असेट्स होती है, तो वो कन्वर्ट होकर एक्सपेंस में आ जाएंगी। तो यानी ऑफिस सप्लाईज आपके पास 5,000 की थी, साल के आखिर में एडजस्टमेंट डाटा में के मुताबिक वो 2,000 की रह गई है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3,000 से एक्सपेंस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। जैसे कि हमने प्रीपेड को रिकॉर्ड किया था, इसी तरह यहाँ पे बस प्रीपेड का लफ्ज नहीं लिखेंगे बल्कि ऑफिस सप्लाईज भी लिखेंगे। एसेट कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि, अब जैसे प्रीपेड ऊपर से प्रीपेड एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एक्सपेंस कन्वर्ट हो रहा है प्रीपेड के अंदर। कैसे, जैसे आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आपका रेंट एक्सपेंस था 10,000, आपने लिखा होता है कि 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन आखिर में एडजस्टमेंट डाटा के मुताबिक रेंट एक्सपेंस आपका 8,000 हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्सपेंस के तौर पे कुछ पहले से प्रीपेड दे रखा था। तो अब हम इन दोनों को कंपेरिजन लेंगे तो कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है। तो 2,000 हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक यही है कि हम एक्सपेंस ज़्यादा था, अब कम हो गया, इट मीन्स कि अभी 2,000 रुपये के एक्सपेंस आपके प्रीपेड में रखे हुए हैं। ये तो लॉजिक वाइज हो गया। एक चीज़ आपको रूल से भी आप इसको समझ सकते हैं, वो ये है कि आपके पास जो है वो एक्सपेंसेस क्या थे, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या ये कह लें कि दोनों एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो हम उसका ऑपोजिट क्या, प्रीपेड, प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, दोनों का कंपैरिजन लेंगे और प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो हम उसको प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और लेंगे डिफरेंस ही, 7,000 माइनस 6,000 डिफरेंस को ही लेंगे और प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद फिर आ जाएगी, ये सारे आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सारे सब इसी तरह रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन हम करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर कंपैरिजन हम नहीं करते, जैसे कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है।
तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000 के तौर पे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने कोई कंपैरिजन इसमें नहीं लेना। इसी तरह बेड डेप एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इसको बेड डेप एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसे ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ, नीचे 15,000 एक्सपेंस पे लिखा हुआ है, तो हम उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपने एडवांस दिया होता प्रीपेड एंड 10,000 और एडजस्टमेंट डाटा में एक्सपेंस शो कर रहा है। इट मीन्स कि आप प्रीपेड को रिकॉर्ड कर चुके हो, अब आप जो है उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा आपके पास ये सारे रेंट हो चाहे वो सैलरीज हो, इसी तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाती बात कमीशन इनकम की। ठीक है, इनकम अर्न और अनअर्न। अगर हमने किसी से पहले से पैसे ले लिए हैं और सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो वो हमारे लिए अनअर्न इनकम होती है। और अगर हमने पैसे ले लिए हैं और सर्विस प्रोवाइड भी कर दी है, तो वो हमारी इनकम होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे अपने पास कि कमीशन इनकम, जैसे ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो है आपके पास कमीशन इनकम 10,000 और नीचे आपके पास कमीशन इनकम एडजस्टमेंट डाटा में दी 15,000। इट मीन्स कि इनकम आपकी बढ़ रही है। इससे क्या शो हो रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि हमने इनकम और जनरेट कर ली है, यानी इनकम कमा ली है। जब इनकम कमा लेते हैं, ये जनरेट कर लेते हैं, तो इसकी एंट्री हम ये बनाते हैं कमीशन इनकम क्रेडिट अनअर्न कमीशन डेबिट। क्यों? उसका रीजन ये है कि हम जो है वो क्या करेंगे, इनकम हमने जनरेट कर ली है, कमा ली है, तो इनकम मैंने बताया था शुरू में कि आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर उसके अंदर इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होगी, कमी होती है तो वो डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे इसके अंदर इजाफा हुआ है, ठीक है। और अनअर्न में कमी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी अनअर्न कमीशन इनकम जो है, यानी हमने इनकम और कमा ली है, इनकम कन्वर्ट हो गई है हमारी इसमें। अनअर्न कमीशन इनकम कमीशन इनकम में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हमने लायबिलिटी को डेबिट कर लिया और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया। अनअर्न इनकम जो है हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह ये सब भी आ जाएंगे। कमीशन इनकम हमारी 10,000 है, नीचे कमीशन इनकम आपकी 8,000 हो रही है। इट मीन्स 2,000 इनकम आपने अभी जनरेट नहीं की है। जब जनरेट नहीं की है तो इट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस वाला लाइबिलिटी हमने क्रेडिट कर ली, 2,000 रुपये से क्यों क्रेडिट कर ली? आपने इनकम कमाई नहीं है। 10,000 में से आपने 8,000 अर्न कर लिए हैं, बाकी 2,000 अर्न नहीं किए हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2,000, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जैसे हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते रहे थे। इसी तरह यहाँ पे भी अनअर्न्ड आपकी कमीशन जो है वो 10,000 है, नीचे आपकी अनअर्न्ड कमीशन जो है वो 15,000 है। इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अनअर्न्ड कमीशन के तौर पे, यानी लाइबिलिटी, आपने कमीशन इनकम के लिए पैसे ले लिए, कमीशन ले ली, लेकिन आपने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। अनअर्न्ड कमीशन मैंने बताया था क्या होती है, लाइबिलिटी। 10,000 थे, अब 15,000 हो गए, यानी हमारी इनकम जो है वो हमने अभी तक नहीं कमाई है, लाइबिलिटी हमारे पे और बढ़ गई है। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा 5,000 से, हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट। अनअर्न कमीशन क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स कि आपकी इनकम कम हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास ऊपर से इनकम अनअर्न इनकम जो है वो 10,000 हो और नीचे आपकी अनअर्न इनकम 8,000 हो रही है, यानी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि आपकी लाइबिलिटी कन्वर्ट हो चुकी है इनकम के अंदर। तो आपने इनकम जनरेट कर ली है, तो इनकम इसलिए क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह फिर आपके पास कमीशन इनकम जो है वो, अगर आपको गिवन है 10,000, नीचे से अनअर्न कमीशन गिवन है, तो इसके अंदर हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो हम क्या करेंगे, अनअर्न कमीशन को जैसी एंट्री बनेगी वैसी ही रिकॉर्ड करेंगे। अनअर्न कमीशन की एंट्री क्या बनेगी, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट। मीन्स की आपकी लायबिलिटी है, आपने अभी इनकम जनरेट नहीं की है, 18,000 से इनकम आपको जनरेट नहीं की है, वो आप जनरेट कर चुके हैं, ये आपने जनरेट अभी नहीं की है। इसी तरह फिर आपके पास ये दिया हुआ है कमीशन इनकम, हम इसको कमीशन इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन इनकम की क्या एंट्री होती है, कमीशन मैंने बताया था, जो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, और कम होती है तो डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी।
इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग अगर आ जाती है तो उसको हम सीधे सीधे बनाते हैं एंडिंग इन्वेंटरी डेबिट और एक्सपेंसिव इन्वेंटरी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उस एंडिंग इन्वेंटरी को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक्सपेंसिव इन्वेंटरी अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी होगी एंडिंग इन्वेंटरी। तो ये हमारी सारी एग्जाम्पल मैंने बताया थे आप लोगों को समझाने के लिए, जो हमने एडजस्टमेंट के अंदर समझे। इसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट आपके प्रॉफिट को शो कर रही होती है। यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट ये शो कर रही है आपने इनकम जो है वो कितनी जनरेट की है, जितनी भी जनरेट की है आप उसको क्या करें, शो करें। आपने कहा कि भाई मैंने सेल की है, मैंने अमाउंट अभी नहीं लिखा, सिर्फ बताने के लिए कि सबसे पहले आपने यहाँ पे सेल लिखना है, लेस आपने सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को लेस कर देना है। दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स बच जाएगी। अब उसमें से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? जो हमने ये प्रोडक्ट ऊपर सेल की है, ये ऊपर जो सेल की है इसकी कीमत जो हमें पड़ी, तो हम क्या करेंगे, इसको मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? आपने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि ये जो आपने इन्वेंट्री परचेज सेल की थी, तो आपने उसको परचेज भी किया होगा, और उस जो सेल की थी इन्वेंट्री उसके अंदर वो इन्वेंट्री भी शामिल होगी जो कि हमारे पास पहले से रखी हुई थी, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री। तो आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री को लिखा यहाँ पे अमाउंट में, और नीचे आपने परचेजेस ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इसमें से क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि जो मैं इन्वेंट्री सेल आउट कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है बल्कि परचेजेस भी है, और जो मैं परचेज करके ला रहा हूँ वो सिर्फ परचेज नहीं है बल्कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी पे करने पड़ रहे हैं। और अगर मैंने डिस्काउंट लिया है कोई या रिटर्न कराया है तो वो भी मैं माइनस कर लूँगा, क्योंकि वो मेरी परचेज का पार्ट नहीं बना। तो मैं माइनस करूँगा तो मेरी क्या बच जाएगी, नेट परचेज भी बच जाएगी। उस नेट परचेजेस को हम ऐड कर लेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री के साथ, तो आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी, मीन्स की टोटल इन्वेंट्री आ जाएगी जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि उसमें से माइनस कर लेने हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो हमारी कॉस्ट, ये सब जाते हैं, इनको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल में से माइनस किया जाता है तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर फर्दर एक्सपेंसेस माइनस होने हैं। ठीक है, तो फर्दर एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले ये बता दो कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी एक्सपेंसेस है। फर्क ये है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि ये इनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं है लेकिन आपके बिजनेस से जरूर है। तो यहाँ पे आपने ले लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बैड एक्सपेंस हो गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, सैलरीज एक्सपेंस हो गई, रेंट एक्सपेंस हो गया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, और भी इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, वो हमने देने हैं। एक चीज़ और कि आपको जो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस गिवन है हमने उसको भी देखना है, प्लस जो हमने एग्जिस्टिंग एंट्री बनाई है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंट्री बनाई है तो इसके अंदर अगर जो एक्सपेंसेस की एंट्री है, फॉर एग्जाम्पल शुरू में जैसे ये थी कि ये एक्सपेंसेस की एंट्री, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा था ये कि मैं एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है और जिसमें गिवन है इन दोनों का अमाउंट को ऐड करके लिखूंगा। इसी तरह बेड डेप्स के लिए भी इसी तरह, जैसे रेंट एक्सपेंस की एंट्री है तो रेंट एक्सपेंस को भी मैं क्या करूँगा, रेंट एक्सपेंस को मैं एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, और ऊपर अगर एक्सपेंस पे है तो उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको कंपेरिजन करना है। ये हम जैसे बता भी रहे हैं कि एक्सपेंस और प्रीपेड जो है जिनमें कंपेरिजन नहीं है, ये एक्सपेंसिव है जो कि कन्वर्ट हुए हैं प्रीपेड के अंदर, और ये प्रीपेड है जो कि एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ है। आपने एक्सपेंसेस को भी देखना है और ऊपर डेटा को भी देखना है। अब यहाँ पे आपके पास इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे एक्सपेंसेस जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम बच जाएगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे अगर कमीशन या अनअर्न कमीशन कोई जनरेट किए होंगे तो, सॉरी अनकमीशन इनकम को ऐड कर लेंगे, अनअर्न कमीशन उसमें से माइनस कर लेंगे। जो मैंने बताया था कि पैसे ले लिए लेकिन अभी इनकम जनरेट नहीं किया, तो इनका जो टोटल अमाउंट आया वो अदर इनकम है। अदर इनकम को हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड होकर हमारी ये टोटल नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम नेट इनकम भी कहते हैं या नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने करना है इसको। और
बैलेंस शीट जो है वो आपकी किस तरह से बनेगी, बैलेंस शीट के अंदर हम असेट्स को और इक्विटीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, असेट्स को और इक्विटीज को। यहाँ पे हमारे पास सारे असेट्स आ जाएंगे। असेट्स के अंदर करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी। और फिक्स एसेट्स के अंदर आपके पास इतना ही फर्नीचर वगैरह आ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और ये ऑनर इक्विटीज के अंदर जो है वो कैपिटल या जो है वो शेयर कैपिटल वगैरह आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि आप इन्हें असेट्स जैसे कैश, मार्केटिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट को इसमें से माइनस किया तो जो अमाउंट आएगा वो, और इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज वगैरह वो सब क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे। फिक्स एसेट्स के अंदर आपको पता ही है फर्नीचर वगैरह आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह आ जाएगी, लेकिन साथ साथ हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ऑनर्स इक्विटीज है। ऑनर्स इक्विटीज में भी हम ये करेंगे कि कैपिटल ले लेंगे। अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे नेट इनकम इसके साथ ऐड कर लेंगे और उसमें से ड्राइंग लेस कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से ही लेस की जाती है। इस अमाउंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऑनर्स की क्या लिखी है, ऑनर्स इक्विटीज। ठीक है, ये हमारे पास है ऑनर्स इक्विटीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो है तो ऑनर्स इक्विटीज और ऊपर आपके एसेट्स मिला के क्या बन गए, टोटल इक्विटीज बन गए। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स मिलके टोटल एसेट्स बन गया। तो टोटल एसेट्स और इक्विटीज को बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि हमारे असेट्स को और इक्विटीज को शो कर रहा होता है कंपनी। ये हर कंपनी साल के आखिर में इसको फाइनल करती है और गवर्नमेंट को उसको शो करती है कि हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है और हमारे पास असेट्स और लाइबिलिटीज इतनी है, वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा टॉपिक आज का पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।